आज हम इस पॉडकास्ट में भारत के आकार और स्थिति के बारे में विस्तार से समझेंगे। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल से करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी क्यों होती है, लेकिन फिर भी पूरे देश में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती है? ये सवाल ही आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। सही कहा। तो आज हम सिर्फ एनसीईआरटी की किताब के पन्ने नहीं पलटेंगे। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत की जो जगह है, उसने हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और आज की दुनिया में हमारी भूमिका को कैसे घड़ा है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात पर आते हैं। जब हम ग्लोब पर भारत को देखते हैं तो इसकी स्थिति के बारे में सबसे पहली और खास बात क्या है? देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जी, यानी ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, पर इसका सीधा असर हमारे मौसम, हमारी जलवायु सब पर पड़ता है। और वो जो अक्षांश और देशांतर के आंकड़े होते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, सच कहूं तो ये नंबर याद रखना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। उन सटीक नंबरों में उलझने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसे आसान कैसे समझें? बस ये समझिए कि भारत का फैलाव उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों ही दिशाओं में लगभग 30 डिग्री का है। अच्छा, करीब करीब 30 डिग्री। हाँ, और यही 30 डिग्री का देशांतरीय फैलाव, मतलब पूर्व से पश्चिम तक की दूरी, उस 2 घंटे वाली पहेली का सबसे बड़ा सुराग है। अच्छा, तो ये 30 डिग्री ही वो वजह है। लेकिन एक और बात, नक्शे पर देखकर मुझे हमेशा हैरानी होती है क्या? कि ये 30 डिग्री का फैलाव दोनों तरफ बराबर होने के बावजूद नक्शे पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से ज्यादा क्यों दिखती है? क्या बात है! ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब ग्लोब की बनावट में छिपा है। ग्लोब की बनावट में? हाँ, कल्पना कीजिए कि देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण जाती हैं, वो ध्रुवों पर आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, इन रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, उनकी दूरी हमेशा एक जैसी रहती है। ओह, तो 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार असल में किलोमीटर में 30 डिग्री के अक्षांशीय विस्तार से छोटा होता है। बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसी विशाल फैलाव के बीच से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा भी गुजरती है ना? कर्क रेखा। हाँ, कर्क रेखा। सही। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, वो हमारे देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। और ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लाइन तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की मौसम विभाजक रेखा है। इसके दक्षिण का हिस्सा उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है और इसके उत्तर का हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय मतलब सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में, जहां मौसम में ज्यादा विविधता दिखती है। मतलब गर्मी सर्दी सब कुछ? जी। और हमारी मुख्य भूमि के अलावा हमारे द्वीप भी तो हैं, वो इस कहानी को और बड़ा बनाते हैं। हाँ, उन्हें हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है। और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप। हाँ, अरब सागर में। और यहीं एक दुखद लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ा है इंदिरा पॉइंट से। इंदिरा पॉइंट, ये तो भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी सिरा था, है ना? था, बिल्कुल, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। लेकिन 2004 की तूफानी की लहरें इसे हमेशा के लिए अपने साथ बहा ले गईं। यह हमें याद दिलाता है कि भूगोल स्थिर नहीं है, ये एक जीती जागती बदलती हुई सच्चाई है। ये बात तो है। और जब विशालता की बात चली रही है, तो असल में भारत है कितना बड़ा? हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं, ये तो पता है, पर देखिए, 7वां सबसे बड़ा देश होना सिर्फ एक रैंक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया की जमीन का 2.4% है। सही। अब ये 2.4% सुनने में छोटा लग सकता है, लगता तो है, लेकिन इस छोटे सी जमीन पर दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है। मतलब हमारे पास संसाधन सीमित है और आबादी विशाल। और हमसे बड़े जो 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, वो सब या तो बहुत ठंडे हैं या बहुत कम आबादी वाले। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारा आकार हमारी विविधता की नींव है। आप सोचिए, एक ही देश में आप उत्तर में हिमालय के ग्लेशियर्स से दक्षिण में कन्याकुमारी के समुद्र तटों तक, और पश्चिम में
थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व में चिरापूंजी के वर्षावनों तक की यात्रा कर सकते हैं। ये विशाल आकार ही हमारी संस्कृति, भाषाओं और जीवन शैली में इतनी अविश्वसनीय विविधता पैदा करता है। हमारी जमीनी सीमा ही लगभग 15,200 किलोमीटर की है जी। और हमारी तटरेखा द्वीपों को मिलाकर 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब भारत की बनावट को एक बड़े चित्र में देखिए। उत्तर में एक अभेद्य दीवार की तरह हिमालय खड़ा है और दक्षिण में भारतीय भूभाग एक त्रिभुज की तरह संकरा होता जाता है और हिंद महासागर में हजारों किलोमीटर अंदर तक चला गया है। ये एक रणनीतिक वरदान जैसा लगता है। ये एक रणनीतिक वरदान ही है। इसी प्रायद्वीपीय आकार ने हिंद महासागर को 2 हिस्सों में बांटा है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। चलिए अब उस 2 घंटे वाली पहेली पर वापस आते हैं। हाँ जरूर। हमने ये तो स्थापित कर दिया कि पूर्व से पश्चिम तक लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय फासला है, लेकिन ये 2 घंटे का समय अंतर कैसे पैदा करता है? इसका गणित बहुत सरल और मजेदार है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक। तो अगर आप 360 को 24 से भाग दें तो जवाब आता है 15 डिग्री प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री। बिल्कुल, मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अब भारत का देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री, तो 30 को 4 मिनट से गुणा करें। 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूरज उगता है, तब गुजरात के कच्छ में अभी भी रात के 2 बज रहे होते हैं। जी बिल्कुल, यही मतलब है। तो फिर पूरे देश में एक ही समय कैसे हो सकता है? इससे तो ट्रेनों, उड़ानों, ऑफिस के समय में भारी गड़बड़ी हो जानी चाहिए। इसी गड़बड़ी से बचने के लिए मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट बनाया गया। अच्छा। दुनिया के ज्यादातर देश अपने यहाँ से गुजरने वाली किसी एक केंद्रीय देशांतर रेखा के समय को पूरे देश का आधिकारिक समय मान लेते हैं। भारत ने 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को अपनी मानक मध्याह्न रेखा चुना है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हाँ। लेकिन इसी रेखा को क्यों चुना? 80 या 85 डिग्री क्यों नहीं? क्योंकि यह भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु के लगभग ठीक बीच में पड़ती है, ताकि एक संतुलन बना रहे। जी, एक तरह का संतुलन। इसी रेखा पर जब दोपहर के 12 बजते हैं तो पूरे देश की घड़ियों में 12 बजा दिए जाते हैं, भले ही उस वक्त अरुणाचल में दोपहर का 1 बज रहा हो और गुजरात में सुबह के 11। ये तो एक बहुत बड़ा समझौता है, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए। है तो? चलिए यहीं पर अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछते हैं। जरूर। अगर भारत में अमेरिका या रूस की तरह 2 टाइम जोन होते, एक पश्चिमी भारत के लिए और एक पूर्वी भारत के लिए, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते थे? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइएगा। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, इस पे आज भी बहस होती है। हाँ, अब समय के इस खेल से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि विश्व के मंच पर भारत की स्थिति इतनी खास क्यों है। जब भी मैं दुनिया का नक्शा देखता हूँ, मुझे लगता है कि भारत किसी बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, पूर्व और पश्चिम एशिया के बिल्कुल बीच में। और यही इसकी सबसे बड़ी भू रणनीतिक शक्ति है। हिंद महासागर से गुजरने वाले समुद्री रास्ते दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से हैं। सही बात है। ये पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका को पूर्व में चाइना, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ते हैं, और भारत इन जहाजी मार्गों के सिर पर बैठा एक गेटकीपर जैसा है। गेटकीपर? हाँ, हमारा दक्कन का पठार जो समुद्र में इतना अंदर तक घुसा हुआ है, वो हमें एक बेजोड़ पहुंच देता है पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप और पूर्वी तटरेखा से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया तक। बिल्कुल। आप सोचिए, हिंद महासागर में किसी भी और देश की इतनी लंबी और रणनीतिक तटरेखा नहीं है जितनी भारत की है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि इस महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर हिंद महासागर या इंडियन ओशन पड़ा। ये कोई संयोग नहीं है। वाह। और 1869 में जब स्वेज नहर खुली, उसने तो इस लोकेशन को और भी कीमती बना दिया होगा। बिल्कुल। स्वेज नहर का खुलना भारत के लिए एक गेम चेंजर था। गेम चेंजर कैसे? इसने भारत और यूरोप के बीच की दूरी को रातों रात 7,000 किलोमीटर कम कर दिया। 7,000 किलोमीटर? हाँ। पहले जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से गुजरना पड़ता था। स्वेज नहर ने एक शॉर्टकट बना दिया, जिससे व्यापार और संचार में क्रांति आ गई। ये तो हुए समुद्री रास्ते, लेकिन हमारे जमीनी रिश्ते तो शायद इनसे भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। बहुत ज्यादा पुराने।
भारत के संबंध दुनिया से जमीनी रास्तों के जरिए तब से हैं जब समुद्री यात्राएं बहुत मुश्किल होती थी। वो हिमालय के दर्रों से। हाँ, उत्तर में जो विशाल हिमालय है वो एक दीवार की तरह लगता है, लेकिन उसमें कई दर्रे हैं, जैसे खैबर, बोलन। ये दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं थे, बल्कि ये सभ्यताओं के गलियारे थे। तो इन रास्तों से सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार नहीं होता था? नहीं, बल्कि ज्ञान और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। और ये भारत का दुनिया को सबसे बड़ा योगदान है। जैसे उपनिषद और रामायण के विचार, पंचतंत्र की कहानियां और सबसे बढ़कर भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली, यानी जीरो और डेसिमल सिस्टम। हाँ, ये इन्हीं रास्तों से होते हुए अरब और फिर यूरोप तक पहुंचे। सोचिए, अगर जीरो न होता तो आज की डिजिटल दुनिया का क्या होता? ये तो सच है। और हमने भी तो बाहरी दुनिया से बहुत कुछ सीखा होगा। निश्चित रूप से। यूनानी मूर्तिकला का प्रभाव हमें गांधार कला में दिखता है। पश्चिम एशिया से आई मेहराब, गुंबद और मीनारों की वास्तुकला आज हमारी इमारतों का एक अभिन्न हिस्सा है। तो ये एक दो तरफा आदान प्रदान था जी, जिसने हमारी संस्कृति को और समृद्ध बनाया। ये दिखाता है कि हम कभी भी दुनिया से कटे हुए नहीं थे। अब अगर हम आज के भारत और उसके पड़ोसियों की बात करें तो हमारी स्थिति कैसी है? आज के संदर्भ में भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित है। हमारी जमीनी सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश, और समुद्र पार हमारे 2 करीबी पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव। बिल्कुल। आज की इस बातचीत को अगर हम समेटें तो जो मुख्य बातें सामने आईं वो वाकई भारत को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती हैं। हाँ, अगर हम संक्षेप में देखें तो पहली, भारत की उत्तरी गोलार्ध में अनूठी स्थिति। दूसरी, इसका विशाल आकार जो हमारी अपार विविधता का स्रोत है। तीसरा, एक मानक समय के पीछे का वैज्ञानिक तर्क। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, हिंद महासागर के शीर्ष पर हमारी बेजोड़ रणनीतिक स्थिति, जिसने सदियों से हमारे व्यापार और संस्कृति को दिशा दी है। बहुत खूब। अब हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सवाल, ताकि वो भी इस पर और सोचें। अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पहला, हमने कर्क रेखा की बात की। क्या उन भारतीय राज्यों के नाम बताए जा सकते हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? दूसरा, स्वेज नहर खुलने से पहले यूरोप जाने के लिए जहाजों को अफ्रीका के किस छोर से घूमकर जाना पड़ता था? उस जगह का नाम क्या है? अच्छा सवाल है। तीसरा, भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी सबसे लंबी जमीनी सीमा लगती है? चौथा, इंदिरा पॉइंट का नाम हमारी एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था। क्या भारत में किसी और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान का नाम पता है जो किसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया हो? ये दिलचस्प है। और पांचवा सवाल, अगर दक्कन का पठार हिंद महासागर में इतना आगे तक ना फैला होता तो भारत के समुद्री व्यापार और इसकी रणनीतिक अहमियत पर क्या असर पड़ता? ये बेहतरीन सवाल है, और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। बस कल्पना कीजिए, अगर हिमालय पर्वत उत्तर में ना होकर भारत की दक्षिणी तटरेखा पर होता तो भारत का इतिहास, यहाँ का मॉनसून, हमारी संस्कृति और दुनिया के साथ हमारे रिश्ते आज कितने अलग होते। इस पर जरूर सोचिएगा। वाह, ये तो दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है। आज की इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं को भी सुनने के लिए धन्यवाद। ड्रोना चैनल की तरफ से आप सभी को अपनी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।